हेलो बच्चों, अगर मैं इस बुक को अपने सिर पे रख के बालों पे टच करके और इसको ऐसे खींचूं तो ये मेरे बालों को अट्रैक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन इसी बुक को अगर मैं थोड़ा सा रब करके बालों पे और इस बुक को खींचता हूँ तो ये मेरे बालों को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। किया ना? यस, ये ऐसे चिपक रहा है जैसा कि मेरी डॉटर ने बोला। देखिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे स्टिकर लगा दिया आपने। नहीं, मैंने यहाँ पे स्टिकर नहीं लगाया। तुम चुप रहो, थोड़ी देर मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। चुप रहो। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन हम समझते हैं। देखिए, हर चीज बनती है एटम से, चाहे वो बुक हो या मेरे बाल हो। तो एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर आज हम समझते हैं वो क्या होता है कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास होती है ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन। तो मान लेते हैं कि ये मेरे बालों का एटम है और यहाँ पर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये बुक का एटम है, ये मेरे बालों का एटम है, ये मेरा बुक का एटम है। होता क्या है कि जब मैं इस बुक को अपने सिर पे रब करता हूँ तो ड्यू टू फ्रिक्शन एनर्जी यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस हीट को लेकर के अपने इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, मतलब एटम से बाहर निकल जाता है और इसके साथ कांटेक्ट में जो दूसरा मटेरियल है उसके अंदर चले जाता है। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इस वजह से इस बुक ने मेरे बालों को अट्रैक्ट किया। अभी ये हमें नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन बालों से बुक में गया कि बालों से बुक से बाल में आया, ये हमें नहीं पता। बस हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ड्यू टू हीट, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो हीट ट्रांसफर हुई उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है बालों को? तो देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रॉपर्टी है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। तो विद इलेक्ट्रॉन के साथ में चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज कोई मटेरियल नहीं है, इट इज अ प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होती है एक एटम में, वो न्यूट्रॉन के पास नहीं होती है। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल भी करती है, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में फर्स्टली जिसने भी चार्ज के बारे में सबसे पहले थ्योरी दी या जिसने भी चार्ज को प्रैक्टिकली प्रूव किया, उन्होंने कंसीडर किया कि चार्ज दो तरह का है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो है प्रोटॉन के पास और जो नेगेटिव चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन के पास। हम वापस आ जाते हैं हमारे एटम पे। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ था तो ना तो यहाँ पे कोई चार्ज था ना यहाँ कोई चार्ज था, क्योंकि किसी भी एटम के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर्स इक्वल होते हैं। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है, उसके पास टोटल चार्ज 0 होता है। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। ये आप 7th 8th 9th क्लास में हम लोग पढ़ के आते हैं 10th तक। प्रोटॉन के पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि चार्ज नेगेटिव है। दैट्स इट, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा मान लिया गया कि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास और पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के पास। अब होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास आएगा तो इस एटम के पास
एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गया और नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। इसी का ऑपोजिट यहाँ पर हुआ कि यहाँ पे क्योंकि एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है और पॉजिटिव चार्ज कम। तो ये वाला जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और ये वाला एटम नेगेटिवली चार्ज हो गया है। अब क्योंकि दोनों एटम्स के पास ऑपोजिट चार्ज है और हमें पता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये दोनों एटम आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से इस बुक को अपने सिर पे रब करता हूँ। देखिए अभी ये मेरे बालों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैं बालों पे इसको रब करता हूँ तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ में थोड़ा सा चार्ज भी ट्रांसफर हुआ है, अब ये मेरे बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। तो ये अट्रैक्शन जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से। स्टैटिक चार्ज मतलब जो एक जगह रुका हुआ है। जब ये चार्ज मेरे हेयर से बुक में या बुक से मेरे हेयर में ट्रांसफर हुआ तो वो अपनी जगह पे रुक गया, ठीक है। क्योंकि ये बुक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, प्लास्टिक है, तो वो मूव नहीं कर सकता है, तो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है। और क्योंकि वो चल नहीं सकता है, क्योंकि वो रुका हुआ है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। और इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे चैप्टर का नाम है। मेरा नाम है अंकुश स्वाधीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में स्टडी। हमने समझा कि चार्ज किस तरह से एक बॉडी पर आता है। इससे पहले कि हम और ज़्यादा डेप्थ में जाएं, हम हमारी जर्नी को और स्टार्ट करें, हम बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम छोटी क्लासेस में 9th, 10th में, 8th में पढ़ चुके हैं, उसी को रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी, सेम चार्ज, जो भी सेम चार्ज होगा वो रिपेल करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को वो रिपेल करेगा, मतलब उससे दूर जाएगा। इसी का ही ऑपोजिट, अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ऑब्जेक्ट पर, तो वो म्यूचुअली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट पर है पॉजिटिव चार्ज, एक ऑब्जेक्ट पे है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। इसके बाद आता है, मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड। प्रोटॉन पर जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो होता है +1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। इसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन को समझने के लिए वापस से हम इस एटम पर आ जाते हैं। अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें तो एक एटम से दूसरे एटम पे मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 1। 1 से ज़्यादा कितने किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा शायद 2, किसी का 3, 4, 5, 6। कहने का मतलब क्या है कि एक एटम से या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मीन्स चार्ज ट्रांसफर होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉन के साथ हो, चाहे प्रोटॉन के साथ हो, वो होगा कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके बराबर। या तो जो चार्ज आएगा, टोटल चार्ज जो आएगा वो आएगा 1 × E, या आप कहोगे नहीं सर 2 × E। E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। या आप कहोगे कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं तो 3E या 4E। इमेजिन कीजिए, क्या हम 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं? जी नहीं, हम हमारे लेवल पर इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते।
तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से और किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा Q = NE। फिर से दोहराता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब चार्ज आएगा तो वो इंटीजर मल्टीपल होगा, मतलब एक पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5 से, और वो किससे मल्टीप्लाई होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन होगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस। ये प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज की कुछ मिनिमम अमाउंट है वही हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कैश रुपीज अगर आप किसी को देना चाहते हो कैश, तो आप मिनिमम 1 रुपीज दोगे, ठीक है। अगर आप यूपीआई से दोगे तो आप 10 पैसा 20 पैसा भी दे सकते हो, लेकिन कैश में आपको मिनिमम 1 रुपीज देना पड़ेगा। लीगल टेंडर जो है वो 1 रुपीज है। वैसे ही चार्ज को अगर आपको ट्रांसफर करना है फिजिकली तो कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके बराबर। कहने का मतलब जो क्वांटा है, जो मिनिमम अमाउंट है चार्ज का, वो कितना है? वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, जो प्रोटॉन पे चार्ज है, दैट इज द क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमें पता है चार्ज की यूनिट होती है कूलम। कूलम, सी से इसको डिनोट करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रॉन से, बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, तो मुझे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे? सोचिए अगर Q है 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे? ये क्वेश्चन। तो हम इसको इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Q अपने पास है 1, N की जगह N और E की जगह आएगा हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻⁹ N कितना आ जाएगा? N आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁹ 19 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁹, नीचे आ जाएगा 6, 1.6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 10/1.6 × 10⁻18 और ये हो जाएगा 6.25। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे? 10⁻18। एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट करने के लिए। इसका मतलब 1 कूलम जो क्वांटिटी है वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि जब भी हमें बुक में कोई क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में किस तरह से लिखा होगा? चार्ज लिखा होगा या तो माइक्रो कूलम की फॉर्म में। माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, या नैनो कूलम लिखा होगा 10⁻⁹ कूलम, या पिको कूलम लिखा होगा 10⁻⁻12 कूलम। तो जो चार्ज होगा वो इन छोटी क्वांटिटीज को हम लोग यूज करके मेजर करते हैं, क्योंकि 1 कूलम के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ते हैं। इट इज अ ह्यूज क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं 9th स्टैंडर्ड में। क्या पढ़ते हैं? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी। सिमिलरली चार्ज के साथ भी सीन है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लीजिए ये सिस्टम है और इसके अंदर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चालू हैं, ठीक
ठीक है। बहुत सारे क्या है रिएक्शंस चालू हैं। मान लीजिए कि मैंने चूने में पानी डाल दिया, एक पैन में भर के चूने के अंदर क्या डाल दिया, पानी, और सिस्टम को बंद कर दिया। ना तो उसमें से कोई मटेरियल बाहर आ सकता है, ना ही कोई मटेरियल अंदर जा सकता है, ठीक है, एक बकेट के अंदर। तो एक रिएक्शन होगी, चूना मतलब आपका कैल्शियम कार्बाइड, वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और वो क्या होगा, लाइन बनेगा आपका। तो वो जो रिएक्शन हुई आपकी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होगी, बहुत सारी गैसेस रिलीज होगी, हीट भी रिलीज होगी, लेकिन इनिशियली जो चार्ज था सिस्टम के अंदर वही चार्ज बाद में भी होगा, एंड प्रोडक्ट के अंदर भी वही चार्ज होगा। जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते होंगे तो राइट हैंड साइड में जो भी आपके केमिकल्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके केमिकल्स होते हैं, दोनों में आप क्या बैलेंस करते हो, ए बैलेंस करते हो, एटॉमिक नंबर, जेड बैलेंस करते हो। तो ए और जेड जब आप बैलेंस करते हैं तो आप बेसिकली चार्ज को बैलेंस करते हैं। आप ये देखते हैं कि इनिशियली कितने प्रोटॉन थे, बाद में कितने प्रोटॉन हैं, इनिशियली कितने न्यूट्रॉन थे, बाद में कितने न्यूट्रॉन हैं, इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन थे और बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होगा वो रहेगा कंजर्व, हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आती है प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आने वाले 3 चैप्टर्स हम लोग, 3 यूनिट्स हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है कि अगर स्टैटिक चार्ज है इस चैप्टर का काम इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर चार्ज स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसी चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपने 9th में थोड़ा सा कुछ समझा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपने बार मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग है, इफ चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करता है मटेरियल के अंदर, आसपास सराउंडिंग में, ठीक है। तो अगर चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज मूविंग है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड का मतलब यहाँ तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, ठीक है ना, स्पीड चेंज हो रही हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो पार्टिकल की, या स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हो, तो एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं उसको। और इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और साथ में प्रोड्यूस होगा रेडिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और साथ में प्रोड्यूस क्या होगा, रेडिएशन। तो तीनों चीजें प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। तो आने वाले चैप्टर्स में, अभी इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब आती है सबसे मेन बात कि
सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट ये जो रिपल्सिव फोर्स है और ये अट्रैक्शन का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया कूलम ने। जो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, वो साइंटिस्ट का सरनेम। तो जो साइंटिस्ट थे कूलम, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने हमें क्या समझाया वो समझते हैं। उन्होंने क्या किया कि 2 बॉल ली, बहुत लाइट वेट बॉल ली और उन बॉल्स को पास पास रखा और उनको चार्ज दिया, चार्ज बॉल की दूर। इसको भी पॉजिटिव चार्ज दिया Q, इसको भी पॉजिटिव चार्ज दिया Q। उन्होंने इस बॉल को फिक्स किया और इस बॉल को छोड़ दिया, तो देखा कि ये बॉल दूर भाग गई। तो जब ये भागी तो इसका एक्सेलरेशन काउंट कर लिया, फिर वो इस बॉल को फिक्स किया, सिमिलरली इस बॉल को जाने दिया और इसका एक्सेलरेशन काउंट कर लिया। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे ये बॉल दूर जाती है, दोनों बॉल्स, इनका जो एक्सेलरेशन है वो कम होता जाता है। जो फोर्स इनके बीच में काम कर रहा है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो फोर्स भी कम होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होता जाएगा। उन्होंने कहा कि जो फोर्स होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। और जब चार्ज को इंक्रीज किया तो उन्होंने देखा कि जो फोर्स है प्रोपोर्शनल है चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के। कि चार्जेस का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, उसके प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने इन दोनों को मिला करके फोर्स फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि F इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स बिटवीन 2 स्टैटिक चार्जेस। ऐसे 2 चार्जेस जो एक जगह पे रुके हुए हैं, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इतना है। K क्या होता है? K एक कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और जो इसकी वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इट इज फॉर वैक्यूम। K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये वैक्यूम के लिए होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं K की, या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम K से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आया वैक्यूम के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अगर इस चार्जेस के बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये दोनों चार्जेस हैं, 2 मार्कर है, ये दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच में इस बुक को रख दिया जाए इस तरह से, तो क्या ये फोर्स चेंज होगा? तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि हाँ, ये फोर्स मीडियम से जो है अफेक्ट करता है। अगर मीडियम इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो चेंज होता है। कितना होता है उसको समझते हैं। उसके लिए उन्होंने बोला कि जो K की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगी। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हो सकती है। कितनी होगी? डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है कि परमिटिविटी कितनी होगी। चलिए आगे समझते हैं।